नमस्कार, एक नई सुबह के साथ नई खबरों को समेटे हुए मैं संध्या हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर के। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, जो कि आज लोकसभा में पेश होने वाला है। अपने रिपोर्टर से जानेंगे क्या है नंबर गेम, साथ ही साथ बताएंगे आपको कि क्या रहेगा स्पीकर का क्रम और भी बहुत कुछ रहने वाला है। खास आपको बताएंगे कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किन मायनों में रहेगा, खास किस तरह की बात वहां पर होने वाली है। आपको बताएंगे कि अमेरिका के टैरिफ ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है वो आज से किस तरह से प्रभावी होगा और भी बहुत कुछ रहेगा। खास आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि के व्रत और उपवास चल रहे हैं तो भक्तों का किस तरह से लग रहा है मंदिरों में तांता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के राज्यसभा में किस तरह कब जाने वाला है ये बिल, और भी बहुत कुछ रहेगा पूरे नया सवेरा के 1 घंटे के इस पावर पैक शो में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक। लगभग 8 घंटे होगी चर्चा। सभी प्रमुख दलों ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पर लगी संसद की मुहर। संशोधन के साथ राज्यसभा से पारित हुआ वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक। मार्च के जीएसटी कलेक्शन में 9.9% की वृद्धि। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 21 लोग बनाए गए आरोपी। राज्य सरकार ने कहा जांच एजेंसी अपने हिसाब से करेगी कानूनी कार्रवाई। अमेरिका आज से अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाएगा जवाबी शुल्क। राष्ट्रपति ट्रंप आज करेंगे घोषणा। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि लोकसभा में आज का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है। ब्रेकिंग के साथ हम अपने नया सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। दोपहर 12 बजे इसका वक्त तय किया गया है और सभी प्रमुख दलों ने इसे लेकर के अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। आपको बताएं कि चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया कि 8 घंटे का समय होगा जिस पर चर्चा होगी। तमाम सांसद इस चर्चा में भाग ले सकेंगे। तो आज का दिन लोकसभा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक का वक्त आज तय किया गया है, जिसे आज रखा जाएगा। लंबे विचार के बाद संसदीय समिति जो थी उसने इस पर विचार किया और उसके बाद आज ये बिल संसद में रखा जाएगा। सदन में बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष ने भी अपनी कमर कस रखी है और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से भी अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया गया है, यानी कि सभी सांसदों को आज लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो इस बिल को असंवैधानिक बताया गया है। वहीं आपको बताएं कि पक्ष की तरफ से ये साफ किया गया कि ये जो बिल है ये संवैधानिक तरीके से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। एक लंबी मंत्रणा की गई और उस मंत्रणा के बाद आज बिल लोकसभा में रखा जाएगा। प्रमुख सभी दलों ने अपने अपने सांसदों को इसको लेकर के व्हिप जारी किया है। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। आपको बताएं कि कल जो बैठक हुई थी उसमें 8 घंटे का समय तय किया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि यदि ज़रूरत पड़ती है, 8 घंटे के तय समय के बाद भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो इस समय की अवधि को लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के साथ बढ़ाए जाने की भी संभावना बन सकती है।
हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जा रहा है। आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहाँ तय करके समय और वहाँ डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहाँ समय बचा है? ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध सबका है ना, सभी एक साथ हैं। केवल कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर राजनीति करते हैं, जो मुसलमान बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनका जो है अथॉरिटी खत्म हो रहा है, इस कारण से वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। अखिलेश यादव हमारी रिपोर्ट पढ़ ले, 428 पेज की रिपोर्ट है। हमने 14 अमेंडमेंट्स किया है। कौन सा ऐसा क्लॉज है, कौन सा अमेंडमेंट है जो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी, कि वो वक्फ के बिल को वक्फ की प्रॉपर्टी की बेहतरी के लिए हो और उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए है, उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, आम मुसलमान को मिल सके, ख़वातीन, बच्चों को मिल सके। कहीं तो बताएं कि उससे कोई नुकसान है। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा तो ये खास लोगों का जो कब्जा है वो कब्जा मुक्त होके आम गरीब मुसलमानों को उसका वेलफेयर मिलेगा। तो जितने लोग ये विरोध कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग बाइट हमने आपको सुनवाई जो बताता है कि वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन इसकी खिलाफत कर रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है कि बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल एनडीए का लोकसभा में संख्या बल जो है वो 542 सदस्यों में से 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए की कुल संख्या की अगर बात करें तो 293 है, जो बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 से कहीं ज्यादा है। आपको बताएं कि आरएलडी के पास 2 सीट है, अपना दल सोनेलाल के पास 1 सीट, एचएमएस के पास 1 सीट। वहीं एनडीए, पूरे एनडीए की अगर हम बात करें तो 293 सीट हैं। बिल पारित कराने के लिए जो जरूरी नंबर है वो है 272। इंडी ब्लॉक की अगर हम बात कर लें तो सभी दल इसमें जो शामिल हैं वो सभी दल मिलकर के भी ये नंबर को पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर गेम है इसको समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट, टीडीपी के पास 16 सीट, आरएलडी के पास 2 सीट, अपना दल सोनेलाल के पास 1 सीट, एचएमएस 1 सीट, एसकेएम 1 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 1 सीट और एजेएसयू आजसू के पास 1 सीट। यानी कि ये जो एनडीए का नंबर गेम है ये साफ तौर पर बता रहा है कि यदि बिल पास कराने के लिए जो नंबर चाहिए वो एनडीए के पास पूरी तरह से है बिल पारित कराने के लिए, क्योंकि 272 अंक की जरूरत है, यानी कि सांसदों की जरूरत है जो कि एनडीए के पास है। और हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की है। जगदम्बिका पाल वक्फ संशोधन बिल पर बने जेपीसी के चेयरमैन हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवा देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ है। सर, जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा और आखिरकार बुधवार को संसद में वक्फ बिल आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो ये बिल जो आ रहा है बेहतरी के लिए आ रहा है। सरकार इसलिए लाई थी कि वक्फ के आमदनी का फायदा गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिले, लेकिन आप देख रहे हैं शुरू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बिल कल आ रहा है, लेकिन इन्होंने मस्जिदों के इबादत गाह को पूरा सियासत गाह बना दिया। जिस तरह से काली पट्टी बांध करके प्रोटेस्ट करने के लिए किया, और उसमें समाजवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज सबसे बड़ी अजमेर शरीफ का दरगाह है, अगर उसके सज्जादा नसीम नसरुद्दीन चिश्ती ये कह रहे हैं कि ये गरीबों के पसमानदा के हक के लिए, ख़वातीन के हक में है, तो उनको इमरान मसूद दलाल कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ये कांग्रेस कहीं किसी मुस्लिम में जा नहीं पाएगी। आज ये मुस्लिम्स को वोट बैंक समझ रहे हैं। आज मोदी जी आज सबका साथ सबका विकास, आपने ईद में भी देखा जिस तरह मोदी सौगात दिया, जो किट बता, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने, पुरुषों ने उनका शुक्रिया अदा किया, जैसे 3 तलाक में किया था। तो ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कल बिल आएगा, मैं तो अपील करूंगा कि इनको भी समर्थन करना चाहिए, और निश्चित तौर से अगर देश के गरीब मुसलमान के साथ हैं तो इनको वोट करना चाहिए। पाल साहब, एक सवाल, 118 घंटे से ज्यादा का मंथन और 400 से ज्यादा रिपोर्ट, जिसमें कलेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट भी थी, और किस तरह की रिपोर्ट आपने रिकमेंडेशन की? अब वो तो सब आ गई है, कल बिल आएगा। मैंने जो रिकमेंडेशंस किया है उसमें मैं धन्यवाद दूंगा कि गवर्नमेंट ने उसको अपने अमेंडेड बिल में ले करके आ रही है, क्योंकि वो पूरे देश के साथ हमने बड़े एग्जॉस्टिव रूप में पूरे देश का दौरा किया, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिले, इस्लामिक स्कॉलर के साथ मिले, सिया सुन्नी बोर्ड के साथ मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मिले। तो उसके बाद जो रिकमेंडेशंस किया है, अब इससे बेहतर कानून हो नहीं सकता है, और सरकार उस बिल को ला रही है, तो निश्चित तौर से ये बेहतरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वक्फ के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से वक्फ को लेकर लगातार मंथन का दौर चला, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई, और रिकमेंडेशन के बाद बुधवार को बिल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहा है। जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के समर्थन के बाद कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी इस बिल का खुला समर्थन किया है। Previously, Bishop Council of Kerala, they supported this bill. Now the CBCI, they came out openly and requesting the whole MPs in India to support this bill. All the communities that previously we have seen that this leaders of Muslim community, they were supporting especially poor people. Now one by one, this we can see that Catholic Bishop Conference of India they are coming out. That means people of India supporting. One by one they are coming up and supporting, and they are requesting the MPs to support openly. It never happened. The people of India accept the vision of Prime Minister Modi ji. और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इबादत संग सियासत हमने देखी, और भी अलग अलग मंचों से खिलाफत भी हमने देखी, लेकिन सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा। सरकार साफ तौर पर बार बार कह रही है कि ये किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है और मुस्लिम समाज के पक्ष में है, विपक्ष में किसी भी तरह से नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा में आज और भी किस तरह के सियासी रंग देखने को मिलेंगे? देखिए, जब वक्फ कानून बना था तब से लेकर अब तक तमाम संशोधन हो चुके हैं, और जब वो संशोधन असंवैधानिक नहीं थे तो ये जो संशोधन प्रस्तावित है ये असंवैधानिक कैसे हो सकता है, ये बात निशिकांत दुबे ने कल कही, और कहा कि सियासत कर रहे हैं कुछ दल, कांग्रेस और उनके सहयोगी। देखिए, आज लोकसभा में 12 बजे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे चर्चा और विचार के लिए, और उस पर चर्चा शुरू होगी। बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद जैसे प्रखर जो नेता हैं, वक्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे। एनडीए को 5 घंटे का समय दिया गया है, जबकि विपक्ष के जो दल हैं उनको तकरीबन 3 घंटे का समय दिया गया है। सदस्य संख्या के लिहाज से ये समय होता है, 4 घंटे उसमें बीजेपी को है। तो तमाम बातें अलग अलग दल सामने रखेंगे। देखिए, सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि कमोबेश आप देखें कि अब एनडीए के जितने भी दल हैं वो इस विधेयक के समर्थन में खड़े हैं, वो पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू
ने कुछ मुद्दों पर स्पष्टता मांगी थी, लेकिन उस पर भी एक तरह से उन्हें जानकारी दे दी गई है। और उसके बाद हमने देखा है कि दोनों दलों ने कहा है कि वो इस विधेयक का समर्थन करेंगे। जेडीयू हालांकि कल तक ये कहती रही कि जब सदन में ड्राफ्ट आएगा तब वो अंतिम तौर पर अपनी बात सामने रखेंगे, लेकिन शुरू से ही जब ये बिल पेश किया गया था लोकसभा में तब भी हमने देखा था कि जेडीयू का रुख सकारात्मक था, समर्थन पर था। तो कुछ मुद्दों को लेकर जरूर दलों की अपनी अपनी राय होती है, तो उसमें जरूर हमने देखा था कि टीडीपी और जेडीयू ने कहा था कि उन्हें कुछ सुझाव उनके हैं, उनकी कुछ स्पष्टता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। तो संसद में आप देखेंगे कि जब जोरदार चर्चा होगी, 8 घंटे से का समय रखा गया और कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इससे बढ़ा दिया जाएगा। तो यानी वो भी विकल्प है। सरकार चाहती है कि खूब चर्चा हो, सभी दल अपनी राय रखें, जिससे देश जान पाए कि वक्फ संशोधन पर अलग अलग दलों की राय क्या है। क्योंकि इस विधेयक के जरिए जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा हो वक्फ की जमीनों की आय का, उससे जो विधवाएं हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके बच्चों को फायदा हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और पारदर्शिता है वक्फ की जमीन में जो है उसका एक लेखा जोखा हो, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। तो अब देखना होगा कि आज लोकसभा में क्या कुछ होता है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर बाकी दल हो, वो इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो ये सत्र की समय अवधि है वो बहुत ही कम बची हुई है। आज लोकसभा में ये बिल पेश किया जाता है, उसके बाद पारित होने की चर्चा के बाद संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। उसके बाद क्या ये भी माना जाए कि राज्यसभा में भी इसी सत्र में ये बिल पेश करके पास करा लिया जाएगा? संध्या, देखिए कल ही ये संकेत दे दिए गए थे, इसीलिए ये कहा गया था कि 8 घंटे चर्चा रखी जाए और आज ही केंद्रीय मंत्री की तरफ से जवाब आया और लोकसभा में ये बिल पारित करा दिया जाए। क्योंकि राज्यसभा में फिर सूचना देनी होती है और वहां पर फिर बिल वितरित करना होता है। सरकार की कोशिश यही है कि आज लोकसभा में ये बिल पारित हो जाए और कल राज्यसभा में इसकी सूचना दे दी जाए और दोपहर बाद अगर संभव हो तो कल ही ये बिल राज्यसभा में ले आया जाए। बीजेपी की तरफ से ये सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। 2 दिन है अभी राज्यसभा में, कल और परसों। तो ऐसे में एक समय की उस तरह से देखें तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्कोप है, ऐसी स्थिति बन सकती है। और सरकार की कोशिश यही है कि लोकसभा में पारित कराने के बाद आज इसे कल या परसों संभवतः वो राज्यसभा में ले जाया जाए, सदन के पटल पे रख के कल रख दिया जाए, परसों इसे पारित करा लिया जाए, या फिर जो भी एक सहमति बनती है राज्यसभा में। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि संकेत मुझे मिले हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसी सत्र में दोनों सदनों से इस विधेयक को पारित कराना चाहती है, इसीलिए आज ही चर्चा के बाद की भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार साफ तौर पर बार बार कह रही है कि विपक्ष जो है वो अलग अलग मंचों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोगों के हित के लिए है और राह पर लाने के लिए है, एक गति देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की भूमिका हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी टॉक करने का, यानी कि चर्चा करने का जब समय होता है, जब वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो क्या यही आज भी लोकसभा में हमें देखने को मिल सकता है? जी देखिए, अब लोकसभा में क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात होगी। विरोध जरूर विपक्ष की तरफ से होगा, लेकिन वो चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, ये अभी हम नहीं कह सकते। चूंकि एक रणनीति हो सकती है कि वो अपनी बात सदन के अंदर रखे, लेकिन सांकेतिक विरोध और थोड़ी देर के लिए वॉकआउट और फिर आकर अपनी बात रखना, ये जरूर हो सकता है। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि आप प्रावधानों पर बात कीजिए, एक भी प्रावधान आप बताइए जिसमें कहा जा रहा है कि मस्जिद या दरगाह की जमीन छीन ली जाएगी। फिर इस तरह का भ्रम फैलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जब ये कहा नहीं जा रहा है, जबकि पारदर्शिता की बात की जा रही है, विवाद आगे न हो इसकी बात की जा रही है। जो वक्फ बोर्ड है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उसको और बेहतर बनाया गया है। फिर आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? रख रखाव बेहतर हो, पंजीकरण हो, ये सब व्यवस्था की गई है, आप उसको सामने नहीं रख रहे हैं। आप बरगला रहे हैं, जैसे सीए में आप कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। वो अल्पसंख्यक जो रहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में जब पीड़ित होकर भारत आए, उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन इस तरह का भ्रम फैलाया गया। 3 तलाक के ऊपर आपने विरोध किया। तो क्या केवल मुसलमानों को बरगलाने या तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है विपक्ष? ये बीजेपी और सत्ता पक्ष पूछ रहे हैं। अब देखना होगा कि आज
जब बिल आएगा उस पर चर्चा होगी तब किन बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा होती है, विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है। लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, वो चाहता है कि आज ही ये विधेयक चर्चा के बाद, जवाब के बाद पारित हो जाए। शैलेंद्र, तुष्टीकरण की राजनीति का आपने जिक्र किया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है या फिर इस बिल को लेकर के विरोध कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते किया जा रहा है? संजय, देखिए, सब जानते हैं बिहार में चुनाव है और इसीलिए इस तरह के बयान आए कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, वो जवाब दें। कांग्रेस की तरफ से उन पर टिप्पणी भी की गई और जवाब भी आया। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सर्टिफिकेट न दे, मुसलमानों के हित के लिए जितना एक राज्य सरकार बिहार ने काम किया है, कांग्रेस को जब मौका मिला था उन्होंने क्या किया था, वर्षों तक वो बिहार में सत्ता में रहे, देश में सत्ता में रहे, और नीतीश कुमार पर सवाल उठाने का काम ना करें, कांग्रेस को निशाने में लिया। तो वो बयानबाजी भी हुई। ये भी कहा गया कि जेडीयू ने कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को बिल को लेकर, और कुछ सुझाव पूछे हैं कुछ कि इस बिल में क्या स्पष्टता है, उस पर एक तरह से जो बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, जो बिल के बारे में जानकार है उनको बताया, उस बारे में बताया गया। तो अब जेडीयू देखें तो उसने व्हिप भी जारी कर दिया है, समर्थन की बात भी की है, और पहले भी जब ये बिल पेश हुआ था तब भी जेडीयू का रुख सकारात्मक था। तो दरअसल कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उन्होंने घेरने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आरजेडी, तेजस्वी या फिर कांग्रेस ना बताए कि जेडीयू को क्या करना है। जहां तक मुसलमानों की चिंता और हित का सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम उल्लेखनीय काम किए गए हैं, चाहे वो भागलपुर के दंगे जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का काम हो, जो विधवाएं हैं उनको पेंशन देने का काम हो, इस तरह की तमाम बातें जेडीयू की तरफ से कही गई। तो बहुत स्पष्ट है, चूंकि एनडीए के सहयोगियों पर निगाहें थी, उसी को लेकर विपक्ष के कुछ दल निशाना साध रहे थे कि उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये तकरीबन स्पष्ट है, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू, वो विधेयक के प्रावधानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सरकार के साथ पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं अगर ऐसी स्थिति आती है। तो इसमें हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं, सियासत तो हो ही रही है, बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से एक एक बात को लेकर जवाब भी दिया जा रहा है, एनडीए के सहयोगियों की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आज का दिन लोकसभा में बेहद ही खास और अहम रहने वाला है, क्योंकि दोपहर 12 बजे का वो समय सुनिश्चित किया गया है जब वक्फ संशोधन विधेयक को रखा जाएगा, और उसके बाद 8 घंटे की चर्चा का समय भी सुनिश्चित किया जा चुका है, जिस पर विचार मंथन होगा और उसके बाद मंत्री जो हैं, संबंधित मंत्री, वो इसका जवाब भी देंगे सदन में। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि राज्यसभा ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में किए गए प्रावधानों से लीजिंग रेंट में 8 से 10% तक की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे देश में हवाई किराए में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। देश में विमान उद्योग 9.7% वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कल त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल के जरिए गुजरात के आणंद में स्थित संस्थान को सहकारी विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा। इसकी स्थापना से सहकारी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि देश में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना उन्होंने रखी और उसे साकार करने के लिए माननीय अमित भाई के कुशल नेतृत्व में हमारे मंत्रालय ने भविष्य में इस देश के सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए 60 नए इनिशिएटिव लिए। इसमें हमारे मंत्रालय ने सबसे बड़ा कार्य पहले शुरू किया, जिसपे इस सदन में बहुत चर्चा हुई, वो है हमारे पैक्स। और सबसे पहला काम जो हाथ में लिया वो था पैक्स का सशक्तिकरण। माननीय उपसभापति महोदय, पैक्स ये हमारे सहकारिता क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जो पैक्स गांव को सहकारिता से जोड़ने का काम एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख कार्य करती है।
और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी बनाया है। बीते सप्ताह जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली समेत 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। पहले यह मामला छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था। अब इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। इससे पहले ईओडब्ल्यू की एफआईआर में भी उनका नाम दर्ज था। जांच में सामने आया है कि इस अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमोटर्स ने कई सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी रकम भी दी थी। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जब्त किए हैं, जिनमें वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हैं। इस मामले की जांच ईडी के पास भी है। सीबीआई द्वारा महादेव बेटिंग ऐप के संबंध में दर्ज एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संलग्न आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साक्ष्य के आधार पर केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। बहुत बड़ा सट्टे का व्यापार महादेव बेटिंग में हुआ और जैसे अब तक जांच से समझ में आता है कि बड़े बड़े लोगों का संरक्षण और इन्वॉल्वमेंट था प्रत्यक्ष रूप से। इनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। सेंट्रल एजेंसियां हैं, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा कि उनका सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करेगी। और अब बात करते हैं भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा की। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2700 यानी कि 2700 से ज्यादा हो गया है। भूकंप के चलते बुनियादी ढांचे, सड़कें और रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेजी से जारी है। इस पहल के तहत भारत ने अब तक 6 विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों की मदद से 625 मीट्रिक टन मानवीय सहायता
और आपदा राहत सामग्री म्यांमार को भेजी है। वहीं कल भारत ने C-130J विमान से 16 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भी भेजी, जिसमें टेंट, जनरेटर, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ और आपातकालीन दवाएं शामिल थीं। भारत की सहायता पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति के तहत म्यांमार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत जरूरत के अनुसार आगे भी सहायता भेजने के लिए तत्पर रहेगा। अट्ठाईस मार्च को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप को लेकर भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अपनी मानवीय सहायता तेज कर दी है। बचाव प्रयासों में सहायता के लिए एक एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। भारत ने भारतीय वायुसेना C-130 हरक्यूलिस विमान द्वारा एनडीआरएफ की टीम 2 उड़ानों में पहुंचाई। इसमें गाजियाबाद की 8वीं बटालियन एनडीआरएफ के 80 कुशल बचाव कर्मियों की टीम, 4 प्रशिक्षित कुत्तों सहित राहत सामग्री शामिल है। एनडीआरएफ की टीम म्यांमार की अग्निशमन सेवाओं के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रही है। 1 अप्रैल तक म्यांमार के प्रभावित क्षेत्र से 16 शव बरामद हो चुके हैं और बचाव अभियान अभी भी जारी है। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन आज मंदिरों में पूजन और दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और नवरात्र की पंचमी तिथि को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है, जो भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं और अपने भक्तों को संतान सुख और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। वहीं स्कंद माता की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता को मातृत्व के रूप में जाना जाता है। इस रूप की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साधक को हर दुख दर्द से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शुभ माना जाता है। मां के मनमोहक स्वरूप की बात करें तो 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 में कमल और 1 हाथ में बालक स्वरूप कार्तिकेय जी और चौथे हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। मां कमल में विराजमान रहती हैं और वाहन की बात करें तो वो सिंह है। ऐसा माना गया है, पुराणों में यह लिखा गया है, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई नाम निशान नहीं था, इनकी कोई चर्चा ही नहीं थी, पूरे जगत में मात्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय माता के तेज से एक प्रकाशमय हुआ और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। माता का निवास स्थान सूर्यमंडल पर है। स्वाभाविक है, जब सूर्यमंडल पे माँ का निवास होगा तो वो माँ का तेज, ओज, उनकी प्रतिभा, वो प्रभा किस प्रकार से हो सकती है जो अकल्पनीय है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आनंदित हो माँ के उस सुंदर सी करुणामयी मुस्कान जो भक्तों के सामने अपनी मुस्कान से उनके सारे दुख हर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में स्थापित किया और उन्हें राक्षस तारकासुर का संहार करने के लिए भेजा। माता का ये स्वरूप भक्तों को ये प्रेरणा देता है कि वे अपने जीवन के संघर्षों में धैर्य और शक्ति का संचार करें। माता स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो साधक के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करता है। माता को केले का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि आती है।
माता स्कंद माता हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उनकी कृपा से साधक भयमुक्त होकर अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है और हमें जीवन के हर चरण में सफलता प्रदान करता है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शक्ति की उपासना और आराधना की जा रही है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत उपवास रख रहा है और माता की भक्ति में लीन है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान के अवसर पर रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिना तकनीक के हम अपराधों पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। विकसित भारत 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप विषय पर ये बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। सीबीआई अपने संस्थापक निदेशक स्वर्गीय धर्मनाथ प्रसाद कोहली को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और वर्ष 2000 से डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन करती आ रही है। Take up this journey for Viksit Bharat, I would suggest that we should collaborate with startups, we should collaborate with industry, and more so, we should collaborate with the academia. Our academia, our scientists, our researchers today have a strength which needs to be harnessed by everybody, by the government departments, by investigating agencies, by the law officers, by everybody, so that we can create in this world of new technology, we can create technological solutions, because law alone will not be sufficient for tackling the crimes in the new age. We'll need a techno-legal approach. और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गैब्रियल बोरिक के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया। दरअसल लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में चिली भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ये यात्रा भारत चिली संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। तो आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी भावना नैयर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हीं के पास, और जानते हैं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित की गई हैं। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को अलग अलग पृष्ठ में प्रकाशित किया गया है। जिन मुख्य खबरों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। आज की सबसे मुख्य खबर है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी ये खबर है, जिसे जनसत्ता ने प्रकाशित किया है अपने मुख्य पृष्ठ पे, जहां कह रहे हैं कि वक्फ विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। जी हाँ, लोकसभा में आज पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। 8-8 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि आज भाजपा के 4 घटक दल जो हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया गया है। और वक्फ संशोधन बिल पर हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के बीच में टकरार होती हुई नजर साफ तौर पर दिख रही है। 12 बजे ये बिल को पेश किया जाना है, तब देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपना रवैया लेकर संसद में आता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेपीसी ने इसमें कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके बाद इसको लोकसभा में आज पेश किया जाना है। और साथ ही कांग्रेस, भाजपा, तेजपा, शिवसेना, लोकसभा जनशक्ति पार्टी की तरफ से व्हिप जारी है। वहीं बीएसपी ने विपक्ष से वॉकआउट किया है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए कुचला जा रहा है लोकतंत्र को। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अगर विपक्ष बहाना लेकर चर्चा में इस तरीके से नहीं आना चाहता है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा जब 12 बजे इस बिल को पेश किया जाता है तो किस तरीके से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दिल्ली से प्रकाशित खबर है, दैनिक जागरण में प्रकाशित ये खबर है, कैग रिपोर्ट से जुड़ी हुई ये खबर है। कल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश की है, जिसमें आप सरकार की भरपूर कमियों को कहीं ना कहीं पेश किया गया है और कहा गया है कि प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और पिछली सरकार की लापरवाही को दिखाया गया है और उसमें अनियमितताओं को भी सदन में पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 8.08 लाख ऐसे वाहनों को प्रदूषण
नियंत्रण जो सर्टिफिकेट है यानी कि PUC जारी किया गया और जो मानकों के परिपूर्ण भी नहीं था। और इतना ही नहीं, मोनोरेल, लाइट रेल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक ट्रैली जैसे योजनाओं की घोषणा तो ज़रूर की गई लेकिन कभी भी ये अमल में नहीं लाई गई। उसके साथ साथ कैग रिपोर्ट ये भी बता रही है कि आप सरकार ने दिल्ली वायु प्रदूषण के अध्ययन के लिए कमेटी भी बनाई थी, करार भी किया था। 2020 में इस दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को तकनीकी कारणों के लिए रोक दिया गया, जिसके बाद ये फिर से कभी भी नहीं शुरू हुई। फिर ऑड इवन स्कीम को लेकर भी बड़ी बातें इसमें कही गई हैं कि 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए लेकिन अमल में कुछ नहीं दिखा। ऐसे में दिल्ली की कैग रिपोर्ट में पिछली सरकार में कई अनियमितताओं के चौंकाने वाले तथ्य सामने दिल्ली सरकार ने रखे हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी दी है कि अमानवीय और अवैध है और अंतरात्मा हिलाने वाली कई कार्रवाई बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और प्रयागराज की खासकर बात की जा रही है जिसमें घरों को गिराने की कार्रवाई को अमानवीय और अवैध बताया है उच्चतम न्यायालय ने, और कहा है कि शहर विकास प्राधिकरण को 6 हफ्तों में प्रत्येक मकान मालिक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों के मकानों को इस तरह से ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और अगर घर में उस समय परिवार मौजूद है तो बिल्कुल भी बुलडोजर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई। जी हाँ, 1984 की वो इवेंट तो आपको याद ही होगा जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत का नज़ारा किस तरीके से नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे ही सुनीता विलियम्स ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। 9 महीने से ज़्यादा स्पेस में रहने के बाद, वापसी के बाद सुनीता विलियम्स ने कहा है कि अपना अनुभव ज़रूर साझा करूँगी और उन्होंने कहा है कि भारत अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जब भी हिमालय के ऊपर से गुजरे तो हमने हिमालय की कुछ अविस्मरणीय तस्वीरें ली हैं, वो भी सुनीता विलियम्स ने कहा कि मैं आप सबसे साझा करूंगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक्वे मिशन के बारे में भी, भारतीय नागरिक शानदार हैं, इसके बारे में भी सुनीता विलियम्स ने अपने विचार साझा किए। जाते जाते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर है। UNSW के वैज्ञानिकों ने नए शोध में एक बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा ये कह रहा है कि अगर वैश्विक तापमान 4 डिग्री बढ़ने से दुनिया की जीडीपी पे बड़ा असर पड़ सकता है। दुनिया की जीडीपी में 40% गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.7 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त की ये बड़ी मांग है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए और भी शोध ज़रूरी है। तो संध्या, अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो ये अलग अलग क्षेत्रों से जो कुछ खबरें हैं वो अलग अलग पृष्ठ पर आज के हिंदी के प्रकाशित अखबारों में उनको जगह दी गई है। बहुत शुक्रिया भावना, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर बहुत ही कम समय में ये खबरों को अखबारों के माध्यम से समेट के लाने के लिए। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको रूबरू करा देते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों से। अमेरिका आज से प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर जवाबी शुल्क लगाने जा रहा है। ट्रंप की जवाबी शुल्क नीति जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अमेरिका उन देशों से आयातित वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मैक्सिको पर असर पड़ने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिका की विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है कि शुल्क किस तरह के होंगे।
ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता हस्तांतरण का समझौता अंतिम चरण में है, जिसमें अमेरिकी सैन्य अड्डे को लेकर मतभेद हैं। अमेरिकी दिवाला अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन की उस पेशकश को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने वाद निपटारे के बदले $10 अरब यानी कि करीब करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक में लोगों की अत्यधिक रुचि है और वो चाहते हैं कि टिकटॉक जीवित रहे। वहीं बाइट्रांस को अपनी संपत्ति बेचने या फिर अमेरिका में बैन का सामना करने को कहा गया है। अपना प्रस्ताव खारिज होने के बाद J&J ने कहा कि वो इसके खिलाफ अपील नहीं करेगी। कंपनी अब वाद निपटारे के बजाय मुकदमा लड़ने और आरोपों के खिलाफ कानूनी जंग जीतने पर ध्यान देगी। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ है। मार्च में ये 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। मार्च में जीएसटी के कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी का कलेक्शन 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में आईपीआर, बीआईएस और एफएसएसआई मानदंडों का उल्लंघन करने वाले खराब वस्तुओं के आयात के खिलाफ कुल 206 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी कीमत 206.62 करोड़ रुपए है। सेबी ने एल्गोरिदम ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की भागीदारी से संबंधित नियमों को लागू करने का समय बढ़ा दिया है। ये 1 मई से लागू होगा। फरवरी में लाया गया सर्कुलर अगस्त से प्रभावी होगा। कोयला क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संचयी उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 से करीब 5% ज्यादा है। और अब खबरें खेल जगत से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। आरसीबी अपने पहले 2 मैच जीत चुकी है। वहीं गुजरात की टीम ने 2 मैच में से 1 में जीत दर्ज की, वहीं 1 में हार का सामना करना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। लखनऊ द्वारा दिए 172 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 16 ओवर 2 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ रियल ने 3 खिताब जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में टीम का सामना आर्सेनल से होगा। कोपा डेल रे के दूसरे सेमीफाइनल में आज बार्सिलोना का सामना एटलेटिको मैड्रिड से होगा। दोनों के बीच पहले लेग का मुकाबला 4-4 से ड्रॉ रहा था। जर्मन कप में मौजूदा चैंपियन बायर लेवरकुसेन को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। तीसरे टियर की टीम आर्मीनिया बिलेफेल्ड ने लेवरकुसेन को 2-1 से मात दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में वॉल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। वॉल्व्स के लिए विजयी गोल योर्गेन स्टैंड लार्सन ने 21वें मिनट में किया। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड चोट के चलते 7 सप्ताह मैदान से दूर रहेंगे। हालांड को रविवार को एफए कप के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान टखने में चोट लग गई थी। और क्या आप सेल्यूलर जेल के अंधेरे कोठरों में उन कठिनाइयों को महसूस कर सकते हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुजरे थे? अब ये सब संभव है वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी में, और ये मुमकिन हो रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में, जिसका आयोजन होगा 1 से 4 मई तक मुंबई में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स आधुनिक तकनीक के जरिए भारत के इतिहास को नई जीवंतता प्रदान कर रहा है। एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन की फाइनलिस्ट टीम वीआर क्षेत्र ने एक अनूठा वर्चुअल रियलिटी अनुभव विकसित किया है जो आपको भारत के गौरवशाली लेकिन संघर्षपूर्ण अतीत की यात्रा पर ले जाएगा। नमस्कार, यह वो पवित्र धरती है जहां हजारों क्रांतिकारियों ने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इतिहास से मुलाकात कीजिए, भावनाओं को छुइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कठोर संघर्ष का साक्षी रहा है।
kill slave. वीआर क्षेत्र टीम ने इस ऐतिहासिक स्थल को वीआर में हुबहू जीवंत रूप दिया है, जहां उपयोगकर्ता न केवल जेल के कठिन जीवन को महसूस कर सकते हैं, बल्कि वीर सावरकर के एआई अवतार से बातचीत करने का अविस्मरणीय अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। सावरकर जी, सेल्युलर जेल में आपको कैसी कैसी यातनाएं दी गई थी? जेल में बिताए दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक थे। इस वीआर अनुभव में आप देख पाएंगे सेल्युलर जेल का आंतरिक क्षेत्र, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। तेल निकालने की क्रूर प्रक्रिया, जिसमें सेनानियों को तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। एआई पावर्ड वीर सावरकर, जो आपको अपने संघर्ष की गाथा सुनाएंगे। वहाँ मुझे भयंकर यातनाएं दी गई, कोल्हू में जोता गया और बहुत कम भोजन दिया जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और वहाँ भी अपने देश की आजादी के लिए विचार करता रहा। ये पहली बार होगा जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ये पीड़ा और वीरता वीआर के माध्यम से महसूस की जा सकेगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण समय था। भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की संस्कृति से भी जोड़ेगी वर्चुअल रियलिटी। वीआर से सीधे आपके घर तक स्वदेशी उत्पादों की नई क्रांति पहुंचेगी। वीआर अनुभव में एक वर्चुअल स्टोर होगा, जहां से असली स्वदेशी उत्पाद खरीदे जा सकते हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे पहले स्वतंत्रता सेनानी निकाला करते थे और अब ये स्थानीय निकोबारी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये तेल जीआई टैग प्राप्त है, यानी इसकी शुद्धता और ऐतिहासिक महत्व प्रमाणित है। वीआर में इसे देखें, समझें, अनुभव करें और सीधे अपने घर पर ऑर्डर करें। टीम वीआर क्षेत्र का सपना है कि भारत के हर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को वीआर में लाया जाए। साथ ही ये टीम भारत के हर क्षेत्र के स्वदेशी उत्पादों, जीआई टैग्ड वस्तुओं और हस्तशिल्प को भी इसी वीआर प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य रखती है, ताकि लोग उन्हें अनुभव कर सकें और घर बैठे मंगवा सकें। एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन को वेव लैब्स ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया है। इन साझेदारियों के माध्यम से भारत में एक्सआर तकनीक को बढ़ावा देने और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को वर्चुअल रूप में दुनिया के सामने लाया जा सके। जया सिन्हा, डीटी न्यूज। और मुंबई में 1 से 4 मई तक होने जा रही वेव्स समिट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास करीब 85,000 एंट्री अब तक पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाचुराबे ने भोपाल में हुई पत्रकार वार्ता में दी। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट के नामों की घोषणा की गई। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अजितेश शर्मा ने बताया कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर क्रिएट इन इंडिया की शुरुआत की गई, जिससे भारत के टैलेंट को पहचान और मंच मिल सके। वेव्स का एक यूनिकनेस ये है कि जुलाई में आदरणीय जो मिनिस्टर हैं इस क्षेत्र के अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक आयोजन के लिए भूमिका बनाई और लगभग अभी 26 संस्थाओं को जोड़ रखा है जो 32 डिफरेंट चैलेंजेस पे काम कर रही हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नामांकन किया और उसमें 85,000 से ज्यादा लोगों ने अपने फाइनल सबमिशन दिए हैं। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली में राहत का दौर अब खत्म सा हो गया है। तापमान में इजाफा होने लगा है तो वहीं गर्मी भी बढ़ने लगी है। 3 अप्रैल को पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है। यूपी, बिहार हो या दिल्ली एनसीआर, तेज धूप की वजह से दिन के समय घरों से बाहर निकलना अब दूभर होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में एक राहत जरूर है कि तेज हवाएं चल रही है, जिससे गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है। इस बीच देश के कई अलग अलग राज्यों में मौसम भी बदल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं गुजरात में सूरत के माधवपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित मेले के सुंदर दृश्यों के साथ। तो आप लीजिए इन सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।